भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति और डी प्रधानमंत्री। तो आपको ये बताना है कि हमारे संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक हम किसे मानते हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो भारत के प्रथम नागरिक माने जाते हैं। जो राष्ट्रपति होता है वो सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख होता है और राष्ट्र का प्रतीकात्मक प्रमुख भी होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाएं तो राष्ट्रपति के कार्य कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी मुख्य न्यायाधीश, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी सेना प्रमुख। तो आपको ये बताना है यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद किसी कारणवश खाली हो जाए तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वे ही इनके कार्यों का निर्वहन करेंगे। और किस आर्टिकल में? तो संविधान के आर्टिकल 65 में इसका प्रावधान दिया गया है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाए तो उसमें जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो कार्यभार संभालेंगे, और अगर वो भी अगर उपलब्ध ना हो तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे सर्वोच्च न्यायालय के वो इस कार्यभार को संभालते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किसके समान है? ए ब्रिटिश सम्राट, बी अमेरिकी राष्ट्रपति, सी ब्रिटिश प्रधानमंत्री और डी रूसी राष्ट्रपति। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे कि भारत के राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है वो किसके समान है। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ब्रिटिश सम्राट। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। वास्तविक जो शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री जी के पास होती है मंत्रिपरिषद के माध्यम से। तो याद रखिए किसके समान है? तो ये ब्रिटेन के समान है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है? ए केवल लोकसभा और राज्यसभा, बी संसद और राज्य विधानसभाएं, सी संसद, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, डी केवल राज्यसभा। तो आपको बताना है जो उपराष्ट्रपति जी का जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन शामिल है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए केवल राज्यसभा और लोकसभा इसमें शामिल है। ये बात को बिल्कुल आप याद रखिएगा। और जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है केवल इसमें संसद के सदस्य ही भाग लेते हैं, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही शामिल है, इसमें राज्य विधानसभाएं शामिल नहीं होती है। इस बात को याद रखें। किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 66 में इसका प्रावधान है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के महाभियोग द्वारा किसे हटाया जाता है? ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी लोकसभा अध्यक्ष। तो आपको बताना है कि किसको हम, इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए इनमें से किसको हम इम्पीचमेंट के द्वारा, संविधान के इम्पीचमेंट के द्वारा हम हटा सकते हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी के ऊपर हम महाभियोग लगाते हैं और इसका प्रावधान किसमें है? तो आर्टिकल 61 में है। और इसमें संसद के दोनों सदस्यों की सक्रिय भागीदारी जरूरी होती है और विशेष बहुमत बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। और इसका भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए गृह मंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति और डी प्रधानमंत्री। तो आपको बताना है भारत में जो सभी केंद्रीय मंत्री हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी राष्ट्रपति जी के द्वारा। आपको पता होगा राष्ट्रपति मंत्रियों की औपचारिक नियुक्ति करते हैं और ये किसकी सलाह पे करते हैं? तो ये प्रधानमंत्री जी की सलाह पे करते हैं। याद रखिएगा इसका प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 75 में इसका प्रावधान है, ये भी आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पहले भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा? ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी नीलम संजीव रेड्डी और डी आर वेंकटरमन। तो आपको बताना है इसमें से कौन है जो राष्ट्रपति बनने से पहले कभी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि जो नीलम संजीव रेड्डी साहब है ये सीधे राष्ट्रपति बने थे, वो भी निर्विरोध चुने गए थे, याद रखिएगा। और ये उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं। और इससे पहले जो भी ऑप्शन आप देख रहे हैं ये सभी के सभी राष्ट्रपति बन चुके हैं। जो नीलम संजीव रेड्डी जी थे ये आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रधानमंत्री बनने की
न्यूनतम आयु क्या है? ए 30 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 40 वर्ष और डी 35 वर्ष। तो आपको बताना है भारत में जो प्रधानमंत्री बनते हैं उसकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी 25 वर्ष, क्योंकि आप जानते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक होता है। ठीक है, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? आपकी 25 वर्ष है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लगा देंगे आप? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को किसके बहुमत से इस्तीफा देना पड़ता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी दोनों सदन और डी संयुक्त बैठक। तो आपको बताना है अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को किसके बहुमत से इस्तीफा देना पड़ता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए लोकसभा, क्योंकि आप जानते हैं जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो भी लोकसभा में मेनली लाया जाता है और इसलिए वहीं पे इस्तीफा देना पड़ता है, याद रखिएगा। राज्यसभा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होगा? ए लोकसभा भंग, बी केवल प्रधानमंत्री और संबंधित मंत्री इस्तीफा देंगे, सी पूरी मंत्रिपरिषद इस्तीफा देगी, डी केवल मंत्री इस्तीफा देता है। तो आपको बताना है कि यदि किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो इनमें से क्या होगा। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं जैसे ही किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो पूरी मंत्रिपरिषद क्या करती है? इस्तीफा देती है, और जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, और एक मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरे मंत्रिमंडल के विरुद्ध इसको माना जाता है, और प्रधानमंत्री से पूरी जो मंत्रिपरिषद होती है वो इस्तीफा देती है। इसका जो प्रावधान है वो आपका अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 में इसका प्रावधान दिया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया? ए चंद्रशेखर, बी वीपी सिंह, सी चौधरी चरण सिंह और डी आई के गुजराल। तो आपको बताना है इसमें से ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में कभी संसद का सामना नहीं किया। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह जी, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी थे इन्होंने कभी भी आमीन संसद का सामना नहीं किया था। ये प्रधानमंत्री बने और फिर संसद से बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे, इसके कारण इन्हें संसद से इस्तीफा देना पड़ गया था। इनका कार्यकाल अत्यंत छोटा था, ये भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिना केंद्रीय मंत्री बने प्रधानमंत्री बना? ए चौधरी चरण सिंह, बी एस डी देवगौड़ा, सी मोरारजी देसाई और डी आई के गुजराल साहब। तो आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन था जो बिना केंद्रीय मंत्री बने ही प्रधानमंत्री बना। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी जो एच डी देवगौड़ा जी हैं, जिनको हम हरदन हल्ली रुड्डी गौड़ा देवगौड़ा जी कहते थे, ये सीधे प्रधानमंत्री बने थे और ये पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं थे, ये भी याद रखिएगा। ये क्या थे? ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके थे और गठबंधन सरकार के तहत प्रधानमंत्री बने थे, ये भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? ए चौधरी चरण सिंह जी, बी मौलाना आजाद साहब, सी गुलजारीलाल नंदा जी और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो आपको बताना है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और ये स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। इनको भी आप याद रखेंगे। आप जानते हैं पटेल साहब को हम भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने रियासत की एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ये भारत की राष्ट्रीय एकता के प्रमुख शिल्पकार भी माने जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91वें संविधान संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्यों के डैश से अधिक नहीं होगा। ए 5%, बी 10%, सी 15% और डी 20%। तो आपको बताना है जो हमारा 91वें संविधान संशोधन था, इसके अनुसार जो मंत्रिपरिषद का आकार है वो लोकसभा के कुल सदस्यों का कितने परसेंट से अधिक नहीं होना चाहिए। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी 15%। जो हमारा 91वें संविधान संशोधन था
ये 2003 में आया था और ये मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने के लिए लाया गया था और बोला गया था कि मंत्रिपरिषद को अधिकतम जो आकार है वो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा, सी राज्यसभा और डी दोनों सदन। तो आपको बताना है हमारी जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 75 क्लॉज 3 के अंतर्गत इसका प्रावधान दिया गया है, याद रखिएगा। और लोकसभा विपक्ष होने पर सरकार गिर जाती है, ये भी आपको पता होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए पी ए संगमा साहब, बी बलराम झाकड़ जी, सी जी वी मावलंकर साहब और डी बलराम भगत जी। तो आपको बताना है स्वतंत्र भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी जी वी मावलंकर साहब, यही लोकसभा के क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। कब नियुक्त हुए थे? 1952 में नियुक्त हुए थे और इन्हें फादर ऑफ लोकसभा भी कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए जाकिर हुसैन, बी सरदार पटेल, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आपको बताना है जो राज्यसभा है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी। आप जानते हैं जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे वो राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, क्योंकि आप जानते हैं वो प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे और जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा क्या होता है? अध्यक्ष होता है, ये आपको पता होगा। और 1952 में राज्यसभा की स्थापना के साथ ही उन्हें पद प्राप्त हो गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधानसभा और डी विधान परिषद। तो आपको बताना है किस सदन में जो अध्यक्ष होता है उस सदन का वो सदस्य नहीं होता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए, जो राज्यसभा है इसके जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति जी होते हैं और आप जानते हैं जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इसको बिल्कुल याद रखिए। इसका प्रावधान किसमें है? तो बताएंगे सर अनुच्छेद 64 में इसका प्रावधान दिया हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा लोकसभा द्वारा भेजे गए धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? ए 1 वर्ष, बी 1 महीना, सी 14 दिन और डी 7 दिन। तो आपको बताना है जो राज्यसभा है वो लोकसभा द्वारा जो पारित जो धन विधेयक है उसे अधिकतम कितने समय तक रोक सकता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी 14 दिन। आप जानते हैं जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और राज्यसभा इसमें केवल अपना सुझाव दे सकती है और 14 दिन के भीतर उन्हें क्या करना होता है? इसे वापस करना होता है और नहीं करने पर आप जानते हो धन विधेयक को स्वीकृत मान लिया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? ए 250, बी 275, सी 300 और डी 280। तो आपको बताना है जो राज्यसभा है इसमें मैक्सिमम सीटों की संख्या कितनी होती है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए 250। संविधान का जो अनुच्छेद 80 कहता है इसके आधार पर अधिकतम संख्या जो है वो 250 हो सकती है और इसमें से जो 238 सदस्य हैं वो आपके निर्वाचित होते हैं और जो 12 सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत होते हैं, याद रखिएगा। इस समय जो इनकी वर्तमान संख्या कितनी है? 245 है, ये भी आप याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष और डी 6 वर्ष। तो आपको बताना है जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनका कार्यकाल कितना होता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन आपका डी 6 वर्ष, क्योंकि आप जानते हैं जो राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो 6 वर्ष का उसका कार्यकाल होता है और राज्यसभा क्या है? स्थायी सदस्य, ये भी आपको बिल्कुल पता होगा। और हर 2 वर्ष के बाद जो 1/3 सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते रहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और लोकसभा की तरह ये कभी भंग नहीं होती है, ये भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? ए क्षेत्रफल, बी जनसंख्या, सी ए और बी दोनों और डी कोई नहीं। तो आपको बताना है राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है वो किस आधार पर निर्भर करता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जनसंख्या के आधार पर। आप जानते हैं
जनसंख्या के आधार पर ही राज्यों की जो सीमित सीटें होती हैं वो सीमित मानी जाती हैं, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। और जो बड़े राज्य होते हैं उनका प्रतिनिधित्व अधिक होता है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे उत्तर प्रदेश का है, इसको भी याद रखिएगा। और 21 आर्टिकल के थ्रू है तो बताएंगे सर आर्टिकल 80 में इसका प्रावधान दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा कितने वर्षों में भंग होती है? ए हर 5 वर्ष पे, बी हर 6 वर्ष, सी प्रधानमंत्री की सलाह पर, और डी कभी भंग नहीं होती है। तो आपको बताना है जो राज्यसभा है ये कितने वर्षों में भंग होती है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी नेवर डिसॉल्व, क्योंकि जो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। आप इसको आंसर जानते होंगे, क्योंकि राज्यसभा क्या एक स्थायी सदस्य है, इसे कभी भंग नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। हाँ, केवल इसके जो सदस्य होते हैं रोटेशन के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं, और हर दूसरे साल पे 1/3 जो सदस्य होते हैं वो अपना सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसको याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? ए राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, बी लोकसभा के सदस्य, सी दोनों सदनों के सदस्य, और डी संसद तथा राज्य की विधानसभा है। तो आपको बताना है जो राज्यसभा के सभापति हैं इनका चुनाव कौन करता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी दोनों सदनों के सदस्य, क्योंकि आप जानते हैं जो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति जी होते हैं, और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं जो सभापति का चुनाव वो भी क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से संसद ही करती है। इसका प्रावधान किस आर्टिकल में? तो बताएंगे सर आर्टिकल 66 में इसका प्रावधान दिया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ए लोकसभा के सदस्य, बी राज्यसभा के सदस्य, सी राष्ट्रपति, और डी उपराष्ट्रपति। तो आपको बताना है जो राज्यसभा के उपसभापति हैं इनका चुनाव किनके द्वारा किया जाता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी मेंबर ऑफ राज्यसभा। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वही अपने उपसभापति का चुनाव करते हैं, इसको याद रखिएगा। जो कि राज्यसभा का क्या होता है? आंतरिक पद होता है, और सभापति अर्थात जो उपराष्ट्रपति जी हैं इनकी अनुपस्थिति में यही कार्य करता है। इसका किस आर्टिकल में है? तो बताएंगे इसका प्रावधान जो आर्टिकल 89 में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्यसभा का एक पूर्णकालिक सदस्य कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो राज्यसभा का एक सदस्य इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, आपको बताना है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी 6 वर्ष, क्योंकि आप जानते हैं राज्यसभा का सदस्य होता है इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और हर 2 साल के बाद जो आपके 1/3 सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते रहते हैं। और इसी कारण जो राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है, और इसकी निरंतरता हमेशा बनी रहती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकती जब तक कि डैश। ए राष्ट्रपति आदेश दें, बी प्रधानमंत्री आदेश दें, सी स्पीकर अनुमति दें, और डी राज्यसभा राष्ट्रहित में प्रस्ताव पारित करें। तो आपको बताना है भारत में जो संसद है वो राज्य सूची के विषयों पर कानून कब नहीं बना सकती है। सारे ऑप्शंस को ध्यान से आपने पढ़ लिया होगा। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी जब तक कि राज्यसभा उस पर राष्ट्रहित में प्रस्ताव पारित ना कर दे। इसका किस आर्टिकल में? तो बताएंगे सर इसका प्रावधान जो है आर्टिकल 249 में है, इसको याद रखिएगा। और राज्यसभा विशेष बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करती है तो राष्ट्रहित में जो संसद है उसे अधिकार प्राप्त हो जाता है कि कोई कानून वो बना सकता है। हाँ, वो कानून जो है अस्थायी रूप से बनता है, और वो भारत के संघीय ढांचे को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ए थल सेना प्रमुख, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, और डी वायुसेना प्रमुख। तो आपको बताना है इसमें से ऐसे कौन है जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा नहीं की जाती है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी नहीं करते हैं। ये लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो लोकसभा के द्वारा एक चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्य द्वारा, याद रखिएगा। इसमें राष्ट्रपति जी की कोई भूमिका नहीं होती है। और इस संसद का क्या होता है? आंतरिक चुनाव होता है, इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। बाकी जो भी पद आप देख रहे हैं इन सभी की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति जी करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, और डी मंत्रिपरिषद। तो आपको बताना है जो लोकसभा है इसे कौन भंग कर सकता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन आपका ए राष्ट्रपति जी। आप जानते हैं राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, बट किसकी सलाह पे? तो बताएंगे सर प्रधानमंत्री की सलाह पे वो ऐसा कर सकते हैं, उसका निर्णय ले सकते हैं।
इसका वर्णन किस अनुच्छेद में, तो बताएंगे सर इसका आपका अनुच्छेद 85 में इसका वर्णन किया जाता है। और ये राष्ट्रपति जी की क्या है, औपचारिक शक्ति है, बल्कि जो वास्तविक निर्णय होता है वो मंत्रिपरिषद के पास होता है, ये भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष और डी 30 वर्ष। तो आपको बताना है जो लोकसभा है इसके लिए न्यूनतम आयु कितनी है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, आपका ऑप्शन बी। आप जानते हैं लोकसभा का एक मेंबर बनने के लिए जो एक आयु होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और इसका किस आर्टिकल में, तो बताएंगे सर आर्टिकल 84 में इसका प्रावधान दिया गया है। और आप जानते हैं राज्यसभा का अगर मेंबर बनना हो तो 30 वर्ष उसके लिए न्यूनतम आयु है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिम तेंदुए का आवास हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी हिमाचल प्रदेश और डी सिक्किम। तो आपको बताना है जो स्नो लेपर्ड का जो आवास हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर स्थित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर स्थित है, यह आपका लद्दाख में स्थित है। और ये भारत का सबसे बड़ा क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि स्नो लेपर्ड का प्रमुख आवास है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेड पांडा किस राज्य का राज्य पशु है? ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी मेघालय, डी सिक्किम। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा कि जो रेड पांडा है वो किस राज्य का राज्य पशु है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि जो रेड पांडा है ये आपका सिक्किम राज्य का क्या है, राज्य पशु है, जिसे IUCN की इंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है। और ये भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड का वह आंदोलन जो वनों की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। ए जंगल बचाओ, बी चिपको आंदोलन, सी एपिको आंदोलन और डी साइलेंट वैली बचाओ। उम्मीद है आप आंसर लगा रहे होंगे उत्तराखंड का जो वनों की रक्षा के लिए आपका कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी चिपको मूवमेंट, क्योंकि आप जानते हैं जो चिपको आंदोलन या चिपको मूवमेंट है ये आपको 1973 में स्टार्ट किया गया था। और इसमें महिलाएं जब भी राज्य कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारी जो वनों काटने के लिए जाते थे तो उस वनों को चारों तरफ से घेर के खड़ी हो जाती थी, उन पेड़ों को घेर के खड़ी हो जाती थी और उसकी रक्षा करती थी। इसमें प्रमुख नेता कौन थे, तो चंडी प्रसाद भट्ट जी थे, सुंदरलाल बहुगुणा जी थे और जो गौरा देवी थी वो उसका प्रमुख चेहरा बन गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति कब शुरू की गई? ए 1988, बी 1920, सी 1994 और डी 1996। तो आपको बताना है जो राष्ट्रीय वन नीति थी वो कब स्टार्ट की गई थी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं जो राष्ट्रीय वन नीति है इसे 1988 में स्टार्ट किया गया था और इसका लक्ष्य क्या है, कम से कम 33% हमें वनावरण करना है। और इसमें आपको पता होगा स्थानीय भागीदारी का बहुत बड़ा रोल होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्के वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी मेघालय, डी नागालैंड। तो आपको बताना है जो पक्के वन जीव अभयारण्य है वो किस राज्य में स्थित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि जो पक्के वन जीव अभयारण्य है ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। किसके लिए फेमस है, तो आपका हॉर्नबिल जो चिड़ियाएं हैं उनके लिए फेमस है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी महाराष्ट्र और डी कर्नाटक। तो आपको बताना है जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ स्थित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि आप जानते हैं जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपका भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। कब स्थापित हुआ था, तो 1986 में। याद रखिए बहुत जगह पूछा जा रहा है। और किस राज्य में है, तो ये इस समय कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों में फैला हुआ है। और ये यूनेस्को का जो MAB है जिसको हम कहते हैं मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, इसी के अंतर्गत आता है। और ये वेस्टर्न घाट्स जैव विविधता का हॉटस्पॉट का भी भाग है, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे आपका हाथी, बाघ, नीलगिरी ताहर बकरी आदि प्रमुख जीव पाए जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायनाड वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश और डी कर्नाटक। तो आपको बताना है जो वायनाड वन्य जीव अभयारण्य है किस राज्य में स्थित है।
उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी केरल, क्योंकि आप जानते हैं जो वायनाड वन्यजीव अभयारण्य है ये आपका केरल राज्य में स्थित है और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही एक हिस्सा है। किसके लिए फेमस है? तो हाथी और बाघ के लिए फेमस है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अति संकटग्रस्त, जिसको हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहते हैं, घोषित किया गया है? ए मोर, बी सिल्वरफिश, सी स्प्रिंग टेल और डी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो आपको बताना है जो ऑप्शंस आपको दिए गए इसमें से कौन सा आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित किया गया है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित किया गया है IUCN के रेड लिस्ट में, ये भी याद रखिएगा। और भारत में केवल कुछ ही राज्यों में पाया जाता है, जैसे ये आपका राजस्थान और गुजरात में कुछ कुछ पाए जाते हैं। और जो थार मरुस्थल है ये इनका मुख्य आवास है। और एक और बात याद रखिएगा, ये राजस्थान का राजकीय बर्ड भी है कि आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसे वहाँ के लैंग्वेज में गोंडावड़ पक्षी भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? ए सीता माता अभ्यारण्य, बी दर्रा अभ्यारण्य, सी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और डी मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मानस राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका असम में स्थित है और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए चंडीगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी बिहार। तो आपको बताना है जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में ही आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये क्या है? ये एक टाइगर रिजर्व है, ये भी आप याद रखिएगा। मुख्य रूप से कहाँ फैला हुआ है? कि छत्तीसगढ़ राज्य में फैला हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौटंकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए पश्चिम बंगाल, बी नागालैंड, सी मणिपुर और डी मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है जो नौटंकी राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो नौटंकी राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका नागालैंड में स्थित है और ये पूर्वोत्तर भारत का एक विशिष्ट जैव विविधता क्षेत्र है। इसको भी आप याद रखिएगा, जो अनेक प्रकार के दुर्लभ पक्षियों और स्तनधारियों के लिए फेमस है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन सा अभयारण्य गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह किस राज्य में स्थित है? ए गिर नागालैंड, बी काजीरंगा असम, सी रणथंबोर राजस्थान और डी जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा अभयारण्य है जो कि आपका गैंडे के लिए फेमस है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि असम में है, कि एक सींग वाले गैंडे के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, याद रखिएगा। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी का बाढ़ क्षेत्र है वहीं पे पाया जाता है। और आप जानते होंगे एक सींग वाले जो गैंडे हैं इनकी जो मैक्सिमम जनसंख्या है वो भारत में ही पाई जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? ए 1968, बी 1973, सी 1984 और डी 1993। तो आपको बताना है भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये कब लॉन्च किया गया था। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आप जानते हैं 1973 में ही आपका भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य मेनली क्या था? बाघों की जो घटती जनसंख्या है उसको रोकना था। और आज इसमें आपको पता होगा भारत में इसमें 50+ टाइगर रिजर्व है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है जो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, क्योंकि जो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे? ये आपका हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में पाया जाता है और ये ठंडे मरुस्थलीय पारिस्थितिकी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे आपका हिम तेंदुआ, जिसे हम स्नो लेपर्ड कहते हैं, पाया जाता है और ये जो क्षेत्र है ये आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के क्षेत्र में भी माना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए झारखंड, बी
जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश और डी उत्तराखंड। तो आपको बताना है जो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में जो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में पाया जाता है। इसकी स्थापना 1981 में हुई है और ये हिमालय वनस्पति और वन्यजीवों के लिए फेमस है। यहाँ पे कस्तूरी मृग और हिम तेंदुए प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेंदुए आईसीएन सूची की किस श्रेणी में आते हैं? ए संकटग्रस्त, बी अति संकटग्रस्त, सी विलुप्त और डी संवेदनशील। तो आपको बताना है जो तेंदुए हैं ये आईसीएन की किस सूची में आते हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन डी जो तेंदुए हैं जिन्हें हम लेपर्ड कहते हैं ये आईसीएन की वनरेबल श्रेणी में आते हैं, याद रखिएगा। हाँ, इनकी संख्या जो है वो प्राकृतिक आवास के कारण काफ़ी तेज़ी से घट रही है, बट भारत में व्यापक रूप से तेंदुए पाए जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? ए कस्तूरी मृग, बी स्वर्णपंखी, सी पीला गला मॉर्टेन और डी हांगुल। तो आपको बताना है जो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए फेमस है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हांगुल, जिसे हम कश्मीरी स्टैग कहते हैं, इसी के लिए आपका दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। आपको पता है ये आईसीएन की इंडेंजर्ड स्पीसीज में भी आता है। और जो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर स्थित है आपका, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर सरोवर पक्षी विहार में कीथम झील किसका प्राकृतिक आवास है? ए सारस और चित्तीदार गरुड़, बी मोर और हॉर्नबिल, सी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और डी हरा कबूतर और ग्रे जंगल फाउल। तो आपको बताना है जो सूर सरोवर पक्षी विहार जो कि आगरा में है ये किसका प्राकृतिक आवास है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन ए जो कीथम झील जो कि आगरा में स्थित है, ये आपका सारस क्रेन जो भारत का यूपी का जो राजकीय पक्षी है यहाँ पे पाया जाता है और ये प्रवासी पक्षियों का महत्वपूर्ण आवास भी है। याद रखिए आंसर क्या देंगे आप, ऑप्शन ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य किस अधिनियम के तहत स्थापित किए जाते हैं? ए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, बी वन संरक्षण अधिनियम 1980, सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और डी जैव विविधता अधिनियम 2002। तो आपको बताना है भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान है और अभ्यारण्य है वो किस अधिनियम के तहत स्थापित किए जाते हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ही भारत में वन्य जीव संरक्षण का कानून लागू हुआ था और इसी के तहत जो नेशनल पार्क है, सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो स्थापित किए जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संवेदनशील प्रजाति अर्थात वनरेबल श्रेणी में आता है? ए एशियाई चीता, बी नीली भेड़, सी गुलाबी सिर वाली बत्तख और डी जंगली सुअर। तो आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन है जो कि आईसीएन की संवेदनशील प्रजाति अर्थात वनरेबल श्रेणी में आता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एशियाई चीता, क्योंकि आप जानते हैं जो एशियाई चीता है वो आईसीएन की वनरेबल श्रेणी में रखा गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए बखिरा वन्यजीव अभयारण्य उन्नाव जिला, बी ओखला वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर जिला, सी सांडी वन्यजीव अभयारण्य हरदोई जिला और महावीर स्वामी अभयारण्य बस्ती जिला। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं जो सांडी वन्यजीव अभयारण्य है ये आपका हरदोई जिले में है, बाकी सभी के सभी गलत है। तो सबको पता है ओखला जो है ये आपका गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, बखिरा जो है वो संत कबीर नगर में पड़ता है, उन्नाव में नहीं है। ये सारी चीज याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ए चंदौली, बी फैजाबाद, सी गोंडा और डी उन्नाव। तो आपको बताना है जो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे स्थित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए चंदौली, क्योंकि आप जानते हैं जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है वो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1957 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान
पूर्णतः समशीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में आता है? ए मानस राष्ट्रीय उद्यान, बी नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, सी न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान और डी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको बताना है जो आपको लिस्ट दी गई है इसमें से कौन सा आपका टेम्परेट अल्पाइन जोन में आता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका पूर्णतः अल्पाइन क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी स्थापित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बाघ संरक्षण के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन कार्य करता है? ए विश्व वन्यजीव कोष, बी संयुक्त राष्ट्र, सी यूएनडीपी और डी यूनेस्को। तो आपको बताना है भारत में जो बाघों का संरक्षण है इसके लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन कार्य करता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विश्व वन्यजीव कोष, जिसे हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कहते हैं, WWF कहते हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, ये फॉर नेचर, ये वैश्विक स्तर पर आपका वन्यजीव संरक्षण के लिए कार्य करता है। और भारत में जो बाघों के संरक्षण की परियोजना है इसमें इसका काफी सहयोग रहा है। और आप जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो 1973 में आया था, ये भी आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? ए एशियाई शेर, बी गैंडा, सी पांडा और डी हिप्पोपोटामस, जिसे हम दरियाई घोड़ा कहते हैं। उम्मीद है आप आंसर लगा रहे होंगे कि इनमें से कौन सा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए फेमस है। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए। आप जानते हैं जो काजीरंगा का उद्यान है ये आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए काफी प्रसिद्ध है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है और ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ क्षेत्र में स्थित है। और वर्ल्ड में जो भी गैंडे है इसका अबाउट 70% यहाँ पे पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य एशियाई शेरों का आवास है? ए काजीरंगा, बी जिम कॉर्बेट, सी गिर और डी बांधवगढ़। तो आपको बताना है जो लिस्ट दी गई है इसमें से कौन सा आपका अभ्यारण्य एशियाई शेरों का आवास है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका एशियाई शेरों का एकमात्र राष्ट्रीय आवास है, याद रखिएगा। ये आपका 1965 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और जो एशियाई शेर है ये आपका आईयूसीएन की इंडेंजर्ड स्पीसीज में है, ये भी आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रदूषक भूजल में रिसकर नीचे की ओर जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ए अर्थीज, बी लीचेज, सी पार्कोलाइडल और डी पार्कोलेट्स। तो आपको बताना है जो जल भूजल से रिसकर नीचे की ओर जाते हैं, डाउनवर्ड्स जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी, इन्हें हम लीचेज कहते हैं, क्योंकि लीचिंग की प्रक्रिया के द्वारा ही जो घुलनशील प्रदूषक होते हैं वो मिट्टी में घुलकर नीचे भूजल में चले जाते हैं, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? ए PM10, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी सीसा और डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको बताना है भारत में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं किया जाता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी, क्योंकि आप जानते हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है भारत में इसके 8 प्रमुख शामिल हैं, जिसमें आपका PM2.5, PM10, NO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, लेड, ये सभी शामिल है। जबकि आपका कार्बन डाइऑक्साइड इसमें शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि इसका ऐसा कोई हैजार्डस इफेक्ट आपका स्वास्थ्य पे नहीं पड़ता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक कौन से हैं? ए फर्न और साइकस, बी शैवाल और लिवरवर्ट, सी लाइकेन और मास और डी नीम और जलकुंभी। तो आपको बताना है इसमें से कौन से आपके रिलायबल इंडिकेटर्स हैं किसके? पॉल्यूशन के। आइए इसका आंसर देखते हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी, जो लाइकेन्स होते हैं, ठीक है, ये वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक माने जाते हैं। और जहां पे भी आपका सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है वहां पे इनकी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो मास होते हैं, मासेस, ये भी आपके वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक माने जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए प्रदूषण कम करना, बी जल परिवहन, सी
जल विद्युत उत्पादन, और डी सिंचाई में जल का उपयोग। तो आपको बताना है जो नमामि गंगे परियोजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन ए। जो नमामि गंगे योजना है ये आपका 2014 में स्टार्ट की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, गंगा नदी का संरक्षण और प्रदूषण पे नियंत्रित करना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे आप, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।